नमस्कार दोस्तों, जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे जीएस की डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो आज इस जीके की क्विज़ में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है आप ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 20 में से 15 का आंसर सही दे देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो कोशिश करिएगा कम से कम 20 में से आपके 15 के आंसर बिल्कुल सही हों और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही दिया है। शुरुआत करेंगे। इस सीरीज़ के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे, कौन सा प्रदेश हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मिर्च के उत्पादन में और साथ ही साथ हल्दी के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है हल्दी उत्पादन के मामले में। इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम असम की बात करते तो असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में तिलहन वाली जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम पत्थरघाट किसान विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पर से हमको बताना है कि पत्थरघाट किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1894 में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। 28 जनवरी की एक घटना है जिसको 28 जनवरी 1894 की एक घटना है जिसको असम में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसकी जो तुलना है इस घटना की वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से होता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि 28 जनवरी 1894 को कुछ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि टैक्स को बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस टैक्स वृद्धि का वो विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई जिस गोलीबारी में लगभग 140 किसान शहीद हो गए थे। तो इस घटना की तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से और इसीलिए जो ये पत्थरघाट किसान विद्रोह है, जो ये घटना हुई उसके बाद इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई, तुलना की गई, मतलब दोनों की। ठीक है, जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी जिसमें गोली चलाई गई थी निहत्थे लोगों पे, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी एक प्रकार का रोग है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। कौन से विटामिन की? विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको बताना है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मगध की राजधानी को चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो ये स्थानांतरित हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही था। बिंबिसार के टाइम पे ये राजधानी शिफ्ट की गई थी। आपको पता होगा मगध की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था गिरिराज। तो गिरिराज से पाटलिपुत्र लाई गई थी और किसके टाइम पे लाई गई थी? बिंबिसार के शासनकाल में लाई गई थी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। आप में से काफ़ी लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक नहीं करते, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कम से कम एक बटन तो दबा दीजिए, लाइक या डिसलाइक का, जो भी आप चाहें। क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसमें हमको बताना है कि इनमें से किस तत्व का सबसे कम गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और सबसे कम क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। ठीक है, सबसे कम मतलब दोनों ही जो है हीलियम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमको बताना है कि अशोक के कलिंग युद्ध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और उस कलिंग युद्ध का वर्णन, जो भी चीज़ें उसमें हुई, थोड़ा बहुत और उनके बारे में जानकारी हमको शिलालेख, 13वें शिलालेख, अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है।
261 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये कलिंग का जो युद्ध है, कहा जाता है कि इतना भीषण युद्ध था कि इसके बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया था। वो अहिंसा वाली जो मार्ग है उस पे चल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसमें हमको बताना है कि किस विदेशी व्यापारी ने, विदेशी होगा यहाँ पर, व्यापारी ने देवपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य की यात्रा की थी। देवपाल जो कि एक पाल वंश का शासक था, इसके शासनकाल में कौन सा विदेशी व्यापारी भारत आया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सुलेमान। एक अरब यात्री था सुलेमान, वो देवपाल के टाइम पे भारत आया था। पाल वंश के ही एक बहुत फेमस शासक होते हैं जिनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ये इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहास का पिता। एक ब्रिटिशर थे ये, और 1887 में ये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक बने और 1891 में ये रिटायर हो गए थे। तो ये कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि भारतीय प्रागैतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। ये मनाया जाता है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की याद में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? कितने राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 12 ऐसे व्यक्ति होते हैं ये जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं, और राष्ट्रपति महोदय इन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पे मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये संबंधित थे कथक से, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से घराने से है, तो इनका संबंध था लखनऊ के कालका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंध था। ओके, 83 वर्ष की आयु में अब इनका निधन हो गया है, कथक से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने 1857 के क्रांति से जुड़े किस व्यक्ति को साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी? मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में साहिब आलम बहादुर की जो उपाधि दी थी वो जनरल बख्त खान को दी थी, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध दिल्ली से भारतीय विद्रोह के जो कमांडर इन चीफ थे वो बख्त खान थे, यही सारा काम धाम देख रहे थे। आपको पता है कि मुग़ल बादशाह उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुके थे, शक्तिहीन हो चुके थे, तो पूरा जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक प्रतिनिधित्व कर रहा था कमांडर जो थे वो थे बख्त खान। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो बख्त खान भाग गए, और ये भाग के चले गए वर्तमान खैबर पख्तून पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर वहीं इनका निधन भी हो गया। स्वात घाटी उस वक्त बोला जाता था उसको। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कैसे तय होता है या कौन तय करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये तय करने का जो फैसला है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? कोशिका का डाकघर कहा जाता है गोल्जी काय को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। गोल्जी काय को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम ये रखा गया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
तो अगर आप इन केस अगर आप नोट बनाता होगा कोई तो वो लिख लेगा, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इस कोशिका की, इस जगह की खोज की थी जो इसको हम कोशिका का डाकघर कहते हैं, तो उन्हीं के नाम पे जो है इसको रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शून्य छाया दिवस की घटना किसके बीच होती है। शून्य छाया दिवस की जो घटना है वो होती है किसके बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। इसका जो आर्कटिक वृत्त, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये घटना होती है। 23.5 डिग्री प्लस मतलब प्लस 23.5 डिग्री और माइनस 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये घटना होती है। साल में 2 बार इस घटना ये होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। क्या होता है इस घटना में, तो इस घटना के दौरान जो भी वस्तु इन दोनों रेखाओं के मध्य में रखी जाएगी उसकी जो है छाया नहीं पड़ती है, मतलब भूमि में उसकी कोई छाया नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्र पड़ेंगे, जब भी शून्य छाया दिवस वाली जो घटना हो रही होगी उस दौरान उस क्षेत्र में किसी भी वस्तु की छाया नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इससे पहले मैं आपको मकर रेखा वगैरह के बारे में बता चुका हूँ कल परसों की वीडियो में, आप देख सकते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है भारत की वो है माही नदी, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। पहला कट स्थित तो तब करती है जब मध्य प्रदेश में, जब ये राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरा कट ये तब मारती है जब ये गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। ये जो माही नदी है ये विंध्य श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल की श्रेणी से ये निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता का अधिकार लागू करने की शक्ति संसद को कौन प्रदान करता है, तो ये करता है अनुच्छेद कौन सा, 8, 9, 10 या 11, तो अनुच्छेद 11 देता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। सो राइडर कप का संबंध किससे संबंधित है, गोल्फ से। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था। सो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। इनकी एक कृति थी जिसका नाम था, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, तो इनको इसी के लिए 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको 20 में से 15 के आंसर इसमें पता थे। नहीं पता थे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और पता थे तो ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपसे नई क्विज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू।